इकतीस जुलाई आई और शांतिपूर्ण शोभा यात्रा हो रही थी जिस पर हिंसा हुई, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों का मुख्य रूप से कहना है, यदि हमारा मकसद हिंसा होता तो हम अपने घरों की महिलाओं और बच्चों को लेकर यहाँ पर नहीं आते। ये शोभा यात्रा भी कोई नई नहीं थी, हर वर्ष इसी रूट से ये शोभा यात्रा निकलती है और महाभारत काल से ऐसी शोभा यात्राएं निकलती हुई बताई जाती हैं। मेवात में जो कुछ भी हुआ यहाँ पर ये उसका संक्षिप्त विवरण दिया गया, परंतु ये पहली बार नहीं हुआ था। मेवात मात्र रेडिकल नहीं है, मेवात देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से माना जाता है हर पैमाने पर। दूसरी ओर वो कट्टरपंथियों का गढ़ है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। कैसे बना मेवात कट्टरपंथियों का गढ़ और क्या कारण है अभी की हुई घटनाओं का, इसका कारण इतिहास में है। चलिए वो इतिहास जानते हैं। मेवात में जो हुआ वो व्यथित करता है उस देश में जहां बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में है। ये आपके मेरे किसी के भी साथ हो सकता है। क्यों हुआ ये समझने के लिए इतिहास के भीतर मुद्दे की जड़ों तक जाना पड़ेगा। क्या है मेवात? ये वो क्षेत्र है जहां मेव नाम की कम्युनिटी रहती है जो अधिकांश मुस्लिम है। हरियाणा की नूह डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक बड़ी संख्या है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और राजस्थान में दौसा तक ये कुछ मात्रा में फैले हुए हैं। नूह जहां अभी की ये घटनाएं हुई हैं वहां 80% मुस्लिम समुदाय है और देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। हरियाणा में लगभग 7% मुस्लिम समुदाय है, तो एक जिला ऐसे कैसे जिसमें 80% जनसंख्या हो गई। तो जी ये क्षेत्र कभी राजपूत रजवाड़ों का क्षेत्र होता था जो आगे चलकर खानजादा राजपूत बने। सरल शब्दों में वो राजपूत जो मुसलमान बन गए पर शासन करते रहे। पहला ऐसा केस आता है मोहम्मद गौरी के समय में, पर स्थिति तब बदलती है जब 1355 में फिरोज शाह तुगलक के समय इस क्षेत्र के यदुवंशी राजपूत अपना धर्म बदल लेते हैं, जिसके बदले में उन्हें कुछ जागीरें दी जाती हैं। 1372 में फिरोज शाह तुगलक राजा नाहर खान मेवाती को कोटला का किला दे देता है और नाहर खान मेवात का सर्वे सर्वा बन जाता है। नाहर संस्कृत का शब्द है वैसे। अब ये नाहर खान जो मुस्लिम बन गया था वो मेवात पर शासन स्थापित करता है और इसे वली ए मेवात का टाइटल दिया जाता है। 1527 तक इसी के परिवार का शासन रहता है मेवात में इसी टाइटल के साथ। 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है और मेवात के इसी खानदान का हसन खान मेवाती राणा सांगा के साथ युद्ध करता है बाबर के विरुद्ध। हार होती है और इस राजवंश का अंत हो जाता है। मुगल कालखंड में यह क्षेत्र मुगलों के अंडर आ जाता है। यह रजवाड़ों की बात हुई, पर प्रजा का क्या? तो मेवात क्षेत्र की प्रजा बड़ी संख्या में मीणा क्षत्रिय कम्युनिटी से है जिन्हें तुगलक कालखंड में बल प्रयोग से कन्वर्ट किया गया। इसके बाद एक और बड़ी संख्या औरंगजेब के समय कन्वर्ट हुई। आज भी मेव कम्युनिटी के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाए जैसे मीणा कम्युनिटी को माना जाता है। आज भी क्षेत्र के आम लोग मेव का मतलब पूछने पर कहते हैं मीणा जिसने इस्लाम अपनाया, पर हिंदू समुदाय की और कम्युनिटीज ने भी ऐसा किया। ये लोग कल्चर या रहन सहन में हिंदू रिचुअल्स और रिलीजियस बिलीफ्स में मुस्लिम रिचुअल्स मानते थे। तो फिर आज की स्थिति तक बात कैसे पहुंची? तो जी 1930 के दशक तक इस क्षेत्र में जो हिंदू रहते थे वो भी यहाँ के मुस्लिम्स को हाई कास्ट क्षत्रिय ही मानते थे, बेशक वो कन्वर्ट हो गए हों। गौ मांस यहाँ मुस्लिम्स भी नहीं खाते थे अपवादों को छोड़कर, और अधिकांश वेजिटेरियन थे। यहाँ तक कि मुस्लिम शादी या त्योहारों या शुभ तारीख निकलवाने तक में पंडित को बुलाया जाता था। राम हम चंद्रवंशी हैं, हम मेव हैं, हमारे 360 गांव राम के हैं, कुशवाहा राजपूत हैं। हम राम को अपना दादा मानते हैं। ऑफ कोर्स जनरलाइजेशन गलत होगा, पर अधिकांश यही फॉलो करते थे। कैसे बदला ये? 1926 में तबलीगी जमात बनी। मेवात क्षेत्र में ही इसे बनाया गया था और एक देवबंदी इस्लामिक स्कॉलर ने बनाया था। देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट कितना कट्टर है इसका पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तालिबान देवबंदी पद्धति पर चलता है। 1926 में तबलीगी जमात को मेवात में बनाने के पीछे का रीजन भी यही था कि लोग हिंदू रिचुअल्स को अधिक मान रहे थे और इस्लामिक रिचुअल्स को कम। सरल शब्दों में मुस्लिम लोग जो हिंदू पद्धति से जी रहे थे उन्हें असली मुसलमान बनाना, पूर्वजों की आइडेंटिटी नहीं इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ। यहाँ से कट्टरता जो पहले काफी कम थी वो बहुत बढ़ गई। 1933 में पाकिस्तान का पहला मैप बनाया गया था जिसमें मेओइस्तान भी दिखाया गया था। 1947 में स्वाधीनता के समय मेवात के एक वर्ग ने भारत के साथ मेवात के मिलाए जाने का विरोध किया। मेओइस्तान की मांग की गई, बड़ा फसाद हुआ। बड़ी संख्या में मेवाती पाकिस्तान भी गए और एक बड़ी संख्या को गांधी ने भारत में रुकवाया अलवर के महाराजा के साथ बात करके। आजादी के बाद दिल्ली में ट्रेंड तबलीगी जमात के मिशनरीज मेवात के गांव-गांव में जाकर लोगों को हिंदू रिचुअल्स छोड़ने और इस्लामिक ड्यूटीज के बारे में बताने लगे और यहाँ से मासेस में सब बदल गया। आज अनेकों मस्जिदें और मदरसे पूरे क्षेत्र में फैल चुके हैं। हिंदू रिचुअल्स ऑलमोस्ट निल हो चुके हैं। गांव की महिलाएं अभी भी बुर्के में पूरी तरह नहीं आए हैं, सलवार सूट और सर पर ओढ़ने से काम चल रहा है। पर आम मेवाती मुस्लिम आज वो सोच रखता है जो उसे तबलीगी जमात ने दी, देवबंदी कट्टर सोच। हमने देखा कि मॉडरेट मेवात में कैसे कट्टरपंथ का प्रारंभ हुआ और आज मेवात दिल्ली एनसीआर का क्राइम हब बन चुका है। किसी को समाप्त करना हो, महिलाओं का शोषण हो, अपहरण हो या बाइक की चोरी हो, सब मेवात में होता है। मेवात में 100 गैंग है जिनमें से 30 तो बड़े गैंग है जिनका मुख्य कार्य आसपास की दूसरी सिटीज में इसी प्रकार की घटनाओं को क्रियान्वित करना है। पर यह तो मात्र आसपास के एरिया में अपराध की बात हुई। इसके अलावा जो कुछ मेवात के अंदर होता है
वो अलग मैग्नीट्यूड का है। 1930 के पहले मेवात में मुस्लिम समुदाय अधिकांशतः गाय को भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करता था, ये रिपोर्टेड है। पर आज सरकारी बैन के पश्चात भी मेवात के क्षेत्रों में ये सब ओपनली बिकता है। मेवात के 500 में से 90 गांव गौकची के व्यापार में लिप्त हैं। पुलिस के अनुसार हरियाणा के एक रिटायर्ड जज पवन कुमार की अध्यक्षता में एक टीम को मेवात भेजा जाता है रिपोर्ट बनाने के लिए, ये जानने के लिए कि मेवात में क्या चल रहा है। उसके बाद रिटायर्ड जज पवन कुमार से पूछा जाता है कि उनकी क्या फाइंडिंग रही, तो उन्होंने रिप्लाई किया, मेवात में दलितों पर उस प्रकार का अत्याचार हो रहा है जैसे मानो औरंगजेब का शासन चल रहा हो। रिपोर्ट हिंदू पलायन और फोर्स कन्वर्जन पर भी टिप्पणी करती है। रिपोर्ट में पता चला कि फिरोजपुर नामक एक गांव में एक दलित लड़की का अपहरण किया गया, फिर उसके साथ 9 समुदाय विशेष के लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। FIR रजिस्टर हुई पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। निजाम ने एक दलित लड़की का अपहरण किया, FIR रजिस्टर हुई पर लड़की को गन पॉइंट पर रखकर बयान बदलवाया गया कि वो स्वयं निजाम के साथ भागी थी, स्वयं ही उसने उसके साथ ब्याह किया था और स्वयं ही उसने अपना धर्म परिवर्तित किया था। रिपोर्ट के अनुसार दलित लड़कियां मात्र इसलिए नहीं पढ़ सकती क्योंकि उनके साथ एक पर्टिकुलर समाज के लड़के अश्लीलता करते हैं, जिसके चलते उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। जुनैद ने 2 बच्चों की मां का अपहरण किया और उससे फोर्सिबली शादी कर ली और फिर उसे और उसकी दोनों बच्चियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराता पाया गया, दोनों बच्चियों को अश्लील चीजें दिखाता पाया गया। जज ने फिर कहा कि लगभग 500 गांव हैं मेवात में, जिसमें से 103 गांव ऐसे हैं जो पूर्णतः हिंदू मुक्त हो गए हैं। 82 गांव ऐसे हैं जहां पर 4 या 5 हिंदू फैमिलीज बची हुई हैं। ये हिंदू समुदाय के पलायन के केसेस हैं। पिछले कुछ वर्षों में बलपूर्वक 205 फैमिलीज को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया, ऐसा रिपोर्ट बताती है। फिर 2017 में मेवात मॉडल स्कूल में भांडाफोड़ होता है और पता चलता है कि हिंदू बच्चों को फोर्सफुली कन्वर्ट कराया जा रहा था, उनसे फोर्सफुली नमाज पढ़वाई जा रही थी और यदि वो ऐसा नहीं कर रहे थे तो उन्हें पीटा जा रहा था। 2018 में एक दलित लड़की की अपने घर में बहस हो जाती है और उसके बाद वो अपने घर से निकलती है, अपनी दोस्त फरजाना से मिलती है। फरजाना ने उसे बहकाया और उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, उससे नमाज पढ़वाई और फिर उसे हिंदुओं के लिए वर्जित चीज़ें खिलाई, आप समझ रहे होंगे क्या। और उसके बाद उसे एक 70 वर्षीय वृद्ध को 40,000 रुपए में बेचने का प्रयास किया। बस जैसे तैसे ही वो लड़की बच पाई है। पुन्हाना के मुक्तिधाम आश्रम के महंत 29 अप्रैल 2020 को उठे और उन्होंने पाया कि एक पूरी भीड़ मंदिर के सामने खड़ी हुई है और उनके धर्म को गाली दे रही है, उन्हें समाप्त करने की बातें कर रही है और कह रही है एरिया के बाकी संत महंतों को भी समाप्त कर देंगे। सितंबर 2018 में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक हवाला मॉड्यूल को बस्ट करती है जिसमें 3 आतंकी पकड़े जाते हैं जो कि हाफिज सईद की लश्कर तैयबा से संबंधित थे। तीनों मेवात के उटावट गांव से थे और 2018 में ही मेवात में एक मस्जिद जो कि लश्कर के पैसों से बन रही थी वो भी NIA के निगाह में आ जाती। जिहादी लिंक, फोर्स कन्वर्जन, निकिता तोमर जैसे लव जिहाद के केसेस, आज ये सब केसेस मेवात से निकलते हैं। यहाँ प्रयास चीजों को जनरलाइज करने का नहीं है। ऑफ कोर्स सारे मेवाती एक जैसे नहीं होंगे, पर 500 में से 100 गांवों का हिंदू विहीन हो जाना कट्टरता की मात्रा को दिखाता है। ऐसे अनेकों केसेस को यहाँ पर रिपोर्ट किया जा सकता है। पर अब वर्तमान में आते हैं। अभी जो मेवात की शोभा यात्रा में हुआ, क्या मात्र वो मेवात में हुआ या फिर इस प्रकार के और केसेस का लंबा इतिहास है, वो आगे देखते हैं। आज मेवात के एक बड़े वर्ग में औरंगजेब का राज्य चलता है। कैसे, वो आगे देखेंगे। पर मेवात में शोभा यात्रा पर जो घटनाएं हुई, ये केवल मेवात की स्थिति नहीं है। कुछ उदाहरण देखते हैं। 30 जुलाई को दिल्ली में मुहर्रम की यात्रा निकल रही थी। अचानक से ताजिया निकालते समय बीच में पुलिस वालों पर पथराव कर दिया गया। सब CCTV में कैद हुआ, यहाँ दिखाया नहीं जा सकता। 22 जुलाई को यूपी के बरेली में एक भीड़ ने कावड़ियों की यात्रा पर पत्थर फेंक दिए, 12 कावड़िए घायल हो गए। 7 जून को सकल हिंदू समाज महाराष्ट्र में रैली निकाल रहा था, उस पर पत्थर चला दिए गए। 25 मई को राजस्थान में भगवान परशुराम यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर विशेष समुदाय की ओर से पत्थर चलाए गए। अप्रैल 2023 में रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव की यात्राएं निकाली जा रही थी पूरे देश में। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अन्य कई राज्यों से शोभा यात्रा पर विशेष समुदाय द्वारा पथराव की घटनाएं हुई। 13 अप्रैल 2023 को उड़ीसा में हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। फरवरी 2023 में झारखंड में महाशिवरात्रि की सजावट करने पर पथराव हुआ। 4 अक्टूबर 2022 को गुजरात में नवरात्रि सेलिब्रेशंस पर पत्थर चलाए गए और अक्टूबर 2022 में ही मध्य प्रदेश में एक भीड़ ने गरबा पंडाल पर पत्थरबाजी कर दी। इससे पहले अगस्त में गुजरात में गणेश चतुर्थी पर गणपति यात्रा पर विशेष समुदाय की भीड़ ने पत्थर चलाए। ये पूरे साल के त्योहार हो गए जिसमें किसी न किसी प्रकार की यात्रा निकाली जाती है। देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां से पत्थरबाजी की खबर ना आई हो और ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। वैसे पत्थरबाजी जैसी चीजों में विशेष समुदाय का नाम अकेला नहीं है। इसी साल 25 जून को अंबेडकर की एक मूर्ति हटाने पर भी पत्थर चलाए गए। 30 जुलाई को महाराष्ट्र में एकलव्य आदिवासी संगठन ने मणिपुर के मुद्दे पर महाराष्ट्र में पत्थर चलाए, पर इनमें से कोई भी घटना दूसरे के त्योहार पर नहीं की गई और ऐसे उदाहरण टोटल लिस्ट में
कुछ प्रतिशत भी नहीं है। बड़े दुख की बात यह है कि अधिकांश ऐसी घटनाएं विशेष समुदाय द्वारा ही की हुई मिलती हैं लिस्ट में। मुस्लिम समुदाय भारत में एजुकेशन में सबसे पीछे है, परंतु ऐसी घटनाओं में आगे। क्या कारण है इसका? और ये सब कोई रीसेंट डेवलपमेंट नहीं है। 1680 में संभाजी महाराज ने एक ऑर्डर निकालकर पंडाल और रामनवमी शोभा यात्रा की रक्षा के लिए सशस्त्र सेना का प्रबंध किया था। स्क्रीन पर आप वो ऑर्डर देख सकते हैं, यानी ये तब भी होता था। 30 मार्च 1871 के रिकॉर्ड के अनुसार बरेली में रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस समय यानी 1871 में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था, जबकि रामनवमी यात्रा का रास्ता उनके स्थान पर नहीं था, तब भी पथराव हुआ। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में ऐसे कई इंसिडेंट्स के बारे में बताया है, समाज विशेष को क्रिटिसाइज करते हुए। आज 100 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है, और यदि रिसेंट हिस्ट्री देखें तो ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। मेवात की घटना केवल इस पूरे प्रकरण को एक नए लेवल पर ले गई है, जिसमें महिलाएं, बच्चे, कोई सुरक्षित नहीं था। पर कैसे व्हाइट वॉश किया जा रहा है इस पूरी घटना को, वो आगे देखते हैं। बात का इतिहास वर्तमान जानने के बाद इसका फ्यूचर जानते हैं। जब भविष्य में लोग इस घटना के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ समाचार पत्रिकाओं को उठाया जाएगा, उनमें जो उल्लेख मिलेगा उसी से भविष्य के लोग समझेंगे कि तब क्या हुआ था। इस पूरी घटना का उल्लेख करते हुए बीबीसी ने लिखा कि कैसे एक इस्लामिक रिलीजियस प्लेस को अग्नि में समाहित कर दिया गया और कैसे उसके क्लरिक को भी समाप्त कर दिया गया। साथ में जो फोटो दिखाया गया वो अनेकों गाड़ियों के जलने की थी। अब इससे मस्तिष्क में क्या चित्र बनेगा? जिन्होंने मस्जिद में ये सब किया उन्होंने ही गाड़ियों के साथ भी ये सब कुछ किया होगा। मस्जिद में हुई अप्रिय घटना गुड़गांव की थी, जो कि नूह की घटनाओं के कई घंटों के बाद हुई थी। फिर आगे लिखा गया कि सब कुछ प्रारंभ हुआ हिंदू हार्डलाइनर्स द्वारा निकाले गए एक प्रोसेशन के बाद। इससे क्या इमेज बनी? यही कि इस सब का प्रारंभ हिंदू पक्ष ने किया। और फिर एक लाइन थी कि जो लोग इस सब में समाप्त हुए उसके बाद काओ विजिलेंटिज्म की घटनाएं और बढ़ेंगी। यानी 6 लोग जो समाप्त हो गए उनमें कहीं ना कहीं गौ रक्षकों का हाथ है। शब्दों को ऐसे साथ के लिखा गया कि कुछ असत्य ना लगे पर परसेप्शन कुछ दूसरा ही बन जाए। ऐसे ही ये देखिए रियूटर्स, इनका कहना है कि हिंदू प्रोसेशन जब मुस्लिम डोमिनेंट एरिया में गया तो दिक्कत हो गई। ऐसा ही कुछ कहना था CBS न्यूज़ का और यही लिखना था DW न्यूज़ का। तीनों ही पत्रिकाओं ने अभी तक ये नहीं बताया कि जो लोग प्रोसेशन निकाल रहे थे उनके साथ किस प्रकार की हिंसा हुई या फिर किसने इस हिंसा को प्रारंभ किया। बताया क्या गया? पड़ोस के गुरुग्राम में एक मुस्लिम रिलीजियस प्लेस के साथ अप्रिय घटना हो गई। इसका सही चित्रण हिंदुस्तान टाइम्स ने किया, जिन्होंने पहली ही लाइन में बताया कि किस प्रकार इस पूरी हिंसा का प्रारंभ कैसे हुआ और किसने किया। यही इसका सटीक चित्रण है। आप समाचार पत्र हो, प्रोपेगेंडिस्ट नहीं। राजदीप सरदेसाई ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक वेंडर की जली हुई दुकान थी और भी बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, परंतु इससे कहीं भयानक विजुअल्स जो कुछ अभिषेक के साथ हुआ उसके रहे होंगे। वो मीडिया से नदारद है। गुरुसेवक जो पुलिस होमगार्ड थे, शोभा यात्रा की रक्षा करने गए थे, परिवार के इकलौते बेटे थे, अब कभी किसी को नहीं दिखेंगे। इनके 2 बच्चे थे, एक 4 वर्षीय एक 6 वर्षीय, पर इनकी कहानी भी मीडिया से नदारद है। पीछे की जो हमारी गाड़ी थी ना भाई साहब, उसमें 1.5 साल का बच्चा था, उसमें एक उसकी माता थी। उस माता बच्चे को ना उसकी माँ ऐसे करके भूगी है हमारे सामने। इन घटनाओं के मध्य लल्लन टॉप कुछ अलग करता हुआ दिखाई दिया। लल्लन टॉप लेकर आया एक वीडियो जिसमें उसने दिखाया कैसे शौकत ने महंत के साथ मिलकर गुरुकुल को बचा लिया। इसी प्रकार की एक घटना बेंगलोर में हुई थी कुछ समय पहले। पूरी सिटी भभक रही थी, पर समाचार पत्र दिखा रहे थे कि कैसे जिस समुदाय ने पूरी सिटी को अग्नि में समाहित कर दिया उन्होंने ही एक मंदिर को बचा लिया। यही आज लल्लन टॉप करता प्रतीत हो रहा है। मीडिया इसी प्रकार के हथकंडे अनेकों बार अपनाता है। मेवात के सत्य को व्हाइट वॉश करने का एक प्रयास चल रहा है, पर सत्य वो तो कभी छुपा ही नहीं। और सत्य यह है कि मेवात में आज भी औरंगजेब जीवित है और वो ही इस कट्टरता का कारण है। कैसे, वो आगे देखो। मेवात का इतिहास, कैसे मेवातियों ने धर्म बदला और कैसे वो एक कट्टर रिलीजियस स्वरूप तक पहुंचे, कैसे इसमें तबलीगी जमात का बड़ा हाथ था, ये सब हमने देखा। पर तबलीगी जमात हार्डवेयर है, इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर भी है और कट्टरता सॉफ्टवेयर के बिना नहीं आती। तबलीगी जमात या ऐसी अन्य संस्थाएं मदरसों के माध्यम से मेवात में अपनी प्रीचिंग्स करती हैं या फिर मिशनरीज के माध्यम से। 1947 में लगभग 15 मदरसे थे मेवात में, 2011 में 77 हो गए और 2011 के बाद इसमें और तेजी आई। क्या पढ़ाया जाता है इन मदरसों में? इस रिपोर्ट के अनुसार मेवात के मदरसों का सिलेबस दारे निजामी है। क्या मतलब होता है इसका? तो जी दारे निजामी का मतलब है वो सिलेबस जो औरंगजेब के समय तैयार करवाया गया था मदरसों में पढ़ने के लिए। इसके अलावा मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो एडिशनल हैं, पर दीनी सिलेबस वही है जो औरंगजेब के समय बना था, जिसे फिर देवबंद आगे लेकर आया। यही सिलेबस अधिकांश मदरसों में है। क्या पढ़ाया जाता है इन मदरसों में, ये सुनिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, देवबंद क्या बताता है, जिहाद का मकसद क्या है। और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें। अनेक बच्चे इन मदरसों में पढ़ते हैं। जिस जगह
एक सिलेबस का हिस्सा है, वहाँ कट्टरता कैसे नहीं होगी। सिलेबस जो औरंगजेब के समय डिजाइन हुआ था वो ही आज मेवात और बाकी जगह के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करता है। वही सॉफ्टवेयर के रूप में उस कट्टरता का पोषण करता है जो किसी दूसरे के त्योहार पर आक्रमण करवा दे। और इस रूप में औरंगजेब आज भी जीवित है और राज कर रहा है।